हेलो गाइस जी, ओवर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम कोरोलियस बल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में हम जानेंगे कि कोरोलियस बल क्या होता है, यह बल क्यों उत्पन्न होता है, पृथ्वी के घूर्णन का इस बल पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा ये वायु और महासागरीय धाराओं की दिशा को कैसे प्रभावित करता है। इसके साथ ही हम यह भी समझेंगे कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में वस्तुओं की दिशा क्यों बदल जाती है। इस क्लास के एंड में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए आप इस क्लास में एंड तक बने रहिए। अगर आप इस क्लास में एंड तक बने रहते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि एग्जाम में कोरोलियस बल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास कोरियोलिस बल। देखिए, मैं आपने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था जो हमारी पृथ्वी है वो दो तरह से घूमती है। कैसे? दो तरह की गति करती है। एक उसकी घूर्णन गति होती है और एक उसकी परिक्रमण गति होती है। कौन सी होती है? दो तरह की गति होती है, एक घूर्णन गति होती है और एक परिक्रमण गति होती है। घूर्णन गति का मतलब होता है पृथ्वी अपनी अक्ष के चारों तरफ क्या करती है? घूमती है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी का क्या है? अक्ष है। तो पृथ्वी इस अक्ष के चारों तरफ घूमती है, तो वो कौन सी गति हो गई? घूर्णन गति, या उसको इंग्लिश में रोटेशन भी बोलते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो ये गति घूर्णन गति कहलाती है। और एक दूसरी गति होती है जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है? चक्कर। तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वो कौन सी गति होती है? परिक्रमण गति होती है, जिसको इंग्लिश में रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो पिछले क्लास में मैं आपको पढ़ा दिया। तो पृथ्वी दो तरह की गति करती है, एक घूर्णन गति होती है और एक परिक्रमण गति होती है। घूर्णन गति का मतलब होता है पृथ्वी अपनी अक्ष के चारों ओर घूमती है और इसकी दिशा पश्चिम से पूरब की तरफ होती है। और पृथ्वी अपने अक्ष के चारों तरफ एक चक्कर पूरा लगाने में 24 घंटे लेती है, उसको घूर्णन गति कहते हैं। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसको परिक्रमण गति या उसको इंग्लिश में रिवॉल्यूशन कहा जाता है। और ये एक पूरा चक्कर सूर्य के चारों ओर लगाने में जो पृथ्वी है वो कितना समय लेती है? 365 दिन और 6 घंटे लेती है। तो अब बात करें हम कोरोलियस बल की, तो ये एक काल्पनिक बल है और केवल पृथ्वी घूमती हुई पृथ्वी पर ही दिखाई देता है। जो एक कोरोलियस बल है ये एक काल्पनिक बल है, मतलब आपको आभास होगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, कि बल आपको महसूस होगा। तो जो बल आपको महसूस हो लेकिन दिखाई ना दे उसी को क्या बोला जाता है? कोरोलियस बल कहा जाता है, काल्पनिक बल कहते हैं। तो यह एक काल्पनिक बल है, केवल घूमती हुई पृथ्वी पर ही दिखाई देता है। तो जो कोरोलियस बल है यह एक काल्पनिक बल है और केवल घूमती हुई पृथ्वी पर ही दिखाई देता है। इसके कारण सीधी चलती हुई वस्तु क्या होती है? मुड़ती हुई दिखाई देती है। तो जो कोरोलियस बल होते हैं उसके कारण जो वस्तु सीधी चल रही है वो कैसे दिखाई देती है? मुड़ती हुई दिखाई देती है। और ये कोरोलियस बल किस कारण से उत्पन्न होता है? तो ये कोरोलियस बल है वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है। ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कोरोलियस बल के उत्पन्न होने का कारण क्या होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति होती है। एग्जाम में लोग कंफ्यूज होते हैं कि घूर्णन गति है या परिक्रमण। तो याद रखिए जो कोरोलियस बल है ये काल्पनिक बल है, केवल घूमती हुई पृथ्वी पर ही दिखाई देता है और ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए जैसे ये कोई वो है, ठीक है, इधर होके मान लीजिए कोई हवाएं ऐसे चल रही हैं नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे। देखिए ये जो गोलार्ध है बीच में क्या है? ये गोलार्ध है, मतलब इसको हम 0 डिग्री मानते हैं। तो हवाएं जैसे मान लीजिए नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे चल रही, तो हल्की सी क्या हो जाती है? इधर की तरफ मुड़ जाती हैं। इधर से मान लीजिए कुछ हवाएं आती हैं तो किधर की तरफ मुड़ जाती हैं? इधर की तरफ मुड़ जाती हैं। इधर से नीचे से इधर की तरफ कुछ हवाएं आ रही हैं तो वो इधर की तरफ मुड़ जाती हैं। ऐसे सीधी हवाएं चलनी चाहिए लेकिन वो किधर की तरफ मुड़ जाती हैं? इस तरफ मुड़ जाती हैं। तो ये जो मुड़ना होता है हवाओं का, सीधा ना चलकर हवाओं का जो मुड़ना दिखाई देता है वो किसके कारण होता है? कोरोलियस बल के कारण उत्पन्न होता है। अब इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है। जैसे ये पूरी की पूरी पृथ्वी है और बीच में ये क्या है? इसकी भूमध्य रेखा है। क्या है? ये भूमध्य रेखा, जिसको हम विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। तो ये 0 डिग्री से ऊपर का क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री से नीचे क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में याद रखिए जो हवाएं हैं वो किस तरफ मुड़ जाती हैं? दाईं ओर मुड़ती हैं। क्या होता है? जो हवाएं हैं उत्तरी गोलार्ध में वो किस तरफ मुड़ती हैं?
दाईं ओर मुड़ती है। जैसे मान लीजिए इधर से कोई आदमी चल रहा है, इधर से इधर की तरफ वो आदमी आएगा तो उसका दायां हाथ इधर की तरफ रहेगा और बायां हाथ इधर की तरफ रहेगा। तो उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं वो किस तरफ मुड़ जाती हैं, दाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो वो किधर को तिरछी हो जाएंगी, इधर को हो जाएंगी। अब मान लीजिए उत्तरी गोलार्ध में कोई व्यक्ति इधर से इधर जा रहा है, मतलब हवाएं इधर से इधर जा रही हैं, तो हवाएं किस तरफ मुड़ जाएंगी, दाईं ओर। तो हवाओं का दाईं ओर मुड़ना किधर की साइड रहेगा, ये साइड रहेगा। इसकी तरफ आप अपने आप खुद को लेकर के देखिए। जैसे आप कोई आदमी है, अगर आप ऐसे चल रहे हो इस दिशा में, तो आपका दायां हाथ इधर की तरफ ही तो होगा ना। तो उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं वो किस तरफ मुड़ जाती हैं, दाईं ओर मुड़ जाती हैं। प्रारंभिक पथ से क्या हो जाती है, हवाएं विचलित हो जाती हैं और ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और इसके कारण जो प्रारंभिक पथ पर चलने वाली हवाएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में किस तरफ मुड़ जाती हैं, दाईं ओर मुड़ जाती है। अब बात करें दक्षिणी गोलार्ध में, तो 0 डिग्री देशांतर अक्षांश रेखा से नीचे का जो एरिया होता है वो क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध होता है। क्योंकि जो 0 डिग्री है वो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में। तो 0 डिग्री से नीचे का क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध। अब दक्षिणी गोलार्ध में मान लीजिए हवाएं ऊपर से ऐसे चल के आ रही, तो मतलब आदमी अगर ऊपर से ऐसे चल के वो आएगा दक्षिणी गोलार्ध में, ऐसे चलेगा तो उसका दायां हाथ बायां हाथ इस तरफ ही रहेगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं वो किस तरफ मुड़ जाती हैं, बाईं ओर मुड़ जाती हैं। किस तरफ मुड़ जाती हैं, बाईं ओर मुड़ जाती हैं। अब जैसे मान लीजिए दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं ऐसे चल रही हैं, तो हवाएं किस तरफ मुड़ेंगी, बाईं तरफ। तो जब दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं ऐसे चलेंगी तो हवाओं का बाईं तरफ क्या रहेगा, ये रहेगा। तो हवाएं किस तरफ मुड़ जाती हैं, इस तरफ मुड़ जाती हैं। तो जब कोरोलियस बल का प्रभाव पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में जो प्रारंभिक पथ से हवाएं विचलित होकर किस तरफ घूम मुड़ जाती हैं, दाईं ओर मुड़ जाती हैं। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में किस तरफ मुड़ जाती हैं, बाईं ओर मुड़ जाती है। ये याद रखिए, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है उत्तरी गोलार्ध में हवाओं के मुड़ने की दिशा क्या होती है और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं के मुड़ने की दिशा क्या होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में कोई भी हवा अगर किधर भी साइड, अब मान लीजिए इधर से कोई हवा ऐसे चल रही है, ठीक है। अब मान लीजिए ये हवा ऐसे चलती हुई इधर जा रही है। अब इसका उत्तरी गोलार्ध में इसका वो दाईं तरफ किधर रहेगा, इधर की तरफ रहेगा। तो ये हवा ऐसे मुड़ जाएगी, कैसे मुड़ जाएगी, ऐसे। अब मान लीजिए इधर से कोई हवा ऐसे चल रही है उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में इसका दाईं तरफ क्या रहेगा, दाईं तरफ ये वाला रहेगा। तो हवा किधर मुड़ जाएगी, इधर मुड़ जाएगी, ठीक है। कैसे मुड़ जाएगी, इधर। तो और अब जैसे दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में मान लीजिए हवा ऐसे चल रही है, ठीक है। ये हवा का प्रारंभिक पथ है। अब दक्षिणी गोलार्ध में हवा किधर की तरफ मुड़ती है, बाईं तरफ। तो हवा का बाईं तरफ क्या रहेगा, ये रहेगा। तो हवा किधर मुड़ जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ मुड़ जाएगी। अब मान लीजिए इधर से कोई हवा चल रही है दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध जब ये हवा चलेगी इधर, तो दक्षिणी गोलार्ध में किस तरफ मुड़ती है, बाईं ओर। तो ये किधर की तरफ मुड़ जाएगी, इधर की तरफ बाईं ओर मुड़ जाती है। तो याद रखिए, दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं हैं वो बाईं तरफ मुड़ती हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं वो दाईं तरफ मुड़ती हैं। अब बात करें कोरोलियस बल के प्रभाव की, तो अक्षांश के अनुसार कोरोलियस बल का प्रभाव अलग अलग होता है। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, उस पर जो कोरोलियस बल का प्रभाव है वो क्या रहता है, लगभग शून्य रहता है। क्या रहता है, जो भूमध्य रेखा पर कोरोलियस बल का प्रभाव शून्य होता है और मध्य अक्षांश पे थोड़ा बढ़ा हुआ मध्यम रहता है। और लेकिन सबसे अधिक जो कोरोलियस बल है वो कहाँ पर देखा जाता है, ध्रुवों पर देखा जाता है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर सबसे अधिक कोरोलियस बल देखा जाता है। तो कोरोलियस बल का जो प्रभाव है वो अक्षांश के पर डिपेंड करता है। 0 डिग्री अक्षांश पर सबसे कम रहता है और जबकि 90 डिग्री अक्षांश अर्थात जिसको हम ध्रुव बोलते हैं, या उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, तो उन पर जो कोरोलियस बल है उसका मान क्या होता है, अधिकतम होता है। तो भूमध्य रेखा पर कोरोलियस बल का मान शून्य होता है, जबकि ध्रुवों पर जो कोरोलियस बल का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। तो जब हम भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाते हैं तो कोरोलियस बल का मान प्रभाव भी क्या होता है, बढ़ता हुआ जाता है। तो जब आप ध्रुवों से ऊपर की तरफ जाएंगे तो कोरोलियस बल का प्रभाव भी क्या करेगा, बढ़ता हुआ जाता है। ये याद रखिए, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। तो अभी तक हमने कोरोलियस बल के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। कोरोलियस बल क्या है, तो कोरोलियस बल क्या है, घूर्णन के कारण उत्पन्न आवासी बल होता है। तो जो कोरोलियस बल है ये घूर्णन के कारण उत्पन्न क्या होता है, आवासी बल होता है। क्या होता है, जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो उससे उत्पन्न जो आवासी बल होता है उसी को कोरोलियस बल कहते हैं।
तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला आवासी बल कोरियोलिस बल कहलाता है। कोरियोलिस बल किस पर निर्भर करता है? तो जो कोरियोलिस बल है वो किस पर निर्भर करता है? अक्षांश पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? अक्षांश पर निर्भर करता है। यह बल अक्षांश पर निर्भर करता है और ध्रुवों पर क्या रहता है? अधिकतम होता है। तो जो कोरियोलिस बल होता है वो 0 डिग्री अक्षांश पर शून्य होता है, जिसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं, जबकि ध्रुवों पर इसका मान अधिकतम होता है। भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल का मान क्या होता है? तो मैंने आपको बताया भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल का मान क्या रहता है? शून्य रहता है, जबकि ध्रुवों पर कोरियोलिस बल का मान क्या रहता है? अधिकतम रहता है। अब बात करें उत्तरी गोलार्ध में वस्तुएं किस दिशा में विचलित हो जाती हैं। तो जैसे ये कोई पृथ्वी है, पृथ्वी को 2 भागों में इधर से ऐसे बांटा गया। अब उत्तरी गोलार्ध में मान लीजिए ऐसे कोई हवा चल रही है, तो जब उत्तरी गोलार्ध में ऐसे कोई हवा इधर की साइड चलेगी तो ये किस दिशा में विचलित होगी? उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं वो दाईं तरफ विचलित हो जाती है। तो कैसे विचलित हो जाएंगी? इस तरफ विचलित हो जाती है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो वस्तुएं होती हैं किस दिशा में विचलित होती हैं? वस्तुएं दाईं ओर। अब इसका प्रभाव किस पे? जैसे आपने देखा होगा चक्रवात, जो समुद्री जलधाराएं आपने देखी होंगी, जब रॉकेट को उड़ाया जाता है तो उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में जो रॉकेट होते हैं वो तो अपनी दाईं तरफ घूम जाते हैं, और अगर जब मिसाइलों को छोड़ा जाता है उन पर भी इसका क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। तो चक्रवात, समुद्री जलधाराएं, मिसाइल, इन सब पर किसका प्रभाव पड़ता है? कोरियोलिस बल का प्रभाव पड़ता है। तो उत्तरी गोलार्ध में वस्तुओं की दिशा में विचलन किस तरफ होता है? तो दाईं ओर होता है। दक्षिणी गोलार्ध में वस्तुएं किस दिशा में विचलित हो जाती हैं? तो ये कोई पृथ्वी है मान लीजिए, अगर ये पृथ्वी का अगर बीच में से भूमध्य रेखा ये जा रही है तो नीचे का दक्षिणी गोलार्ध है। अब दक्षिणी गोलार्ध में मान लीजिए ऐसे कोई वस्तु जा रही है, तो वो कोरियोलिस बल के कारण किस साइड विचलित हो जाती है? अपने बाईं तरफ विचलित हो जाएगी। किधर चली जाएगी? अपने बाईं तरफ विचलित हो जाती है। तो सीधी ना जाकर वो अपने किस तरफ विचलित हो जाती है? बाईं तरफ विचलित हो जाती है दक्षिणी गोलार्ध में। जबकि उत्तरी गोलार्ध में किस तरफ विचलित होती है? उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ विचलित होती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में वस्तुएं किस दिशा में विचलित होती हैं? तो दक्षिणी गोलार्ध में जो वस्तु हैं वो अपने प्रारंभिक पथ से बाईं ओर विचलित हो जाती है। कोरियोलिस बल का प्रभाव किस पर स्पष्ट दिखता है? तो कोरियोलिस बल का प्रभाव आपको महासागरीय धाराओं में भी दिखने को मिलेगा, हवाओं में आपको दिखने मिलेगा, जो मिसाइल जाती हैं, जो रॉकेट जाते हैं उन पर भी देखने को आपको मिलता है। तो कोरियोलिस बल का प्रभाव सभी पर, महासागरीय धाराओं पर, पवन पर और मिसाइल पर, सब पर देखने को मिलता है। अब ये महासागरीय धाराओं पर कैसे पड़ता है, पवनों हवाओं पर कैसे पड़ता है, उनके बारे में जब हम महासागरीय धाराओं और हवाओं के बारे में पढ़ाएंगे वहाँ अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे। बस आपको यहाँ इतना समझना है कि कोरियोलिस बल होता क्या है, ये किस तरह का बल है, उत्तरी गोलार्ध में ये किस तरह से वस्तुओं को परिवर्तित करता है, दक्षिणी गोलार्ध में किस तरह करता है, इसका न्यूनतम मान कहाँ होता है और अधिकतम मान कहाँ होता है। आपको इस क्लास में बस इतना ही समझना है। जब हम महासागरीय धाराएं, पवनों के बारे में बताएंगे वहाँ अच्छे से बताएंगे कि इसके इफेक्ट से पवनों पर क्या प्रभाव पड़ता है, महासागरीय धाराओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ बस इतना याद रखिए, कोरियोलिस बल होता क्या है, उत्तरी गोलार्ध में ये वस्तुओं को किस तरफ विचलित करता है, दक्षिणी गोलार्ध में किस तरफ विचलित करता है, इसका न्यूनतम मान कहाँ होता है और अधिकतम मान कहाँ होता है। तो कोरियोलिस बल का प्रभाव किस पर स्पष्ट दिखता है? तो महासागरीय धाराओं पर दिखता है, पवनों पर भी दिखता है और मिसाइलों पर भी दिखता है। तो इससे क्या होता है, जब उत्तरी गोलार्ध में कोई मिसाइल जा रही है, ऐसे अगर कोई मिसाइल जाती है तो वो किस तरफ विचलित हो जाती है? अपने दाईं तरफ विचलित हो जाती है मिसाइल। कोरियोलिस बल की खोज किसने की थी? जो कोरियोलिस बल है इसकी खोज है वो गैस्पार्ड कोरियोलिस ने की थी। किसने की थी? गैस्पार्ड कोरियोलिस ने की थी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? कोरियोलिस बल रख दिया गया। तो गैस्पार्ड कोरियोलिस ने इस बल की खोज की थी या इसकी व्याख्या की थी। कोरियोलिस बल किस प्रकार का बल है? तो कोरियोलिस बल है ये कैसा है? आवासी बल है। कैसा बल है? आवासी। मतलब आपको ऐसा आभास होगा, ये दिखाई नहीं देगा, आपको क्या होगा? आभास होगा कि हम क्या हो रहे हैं, थोड़ा राइट लेफ्ट साइड में क्या हो रहे हैं, थोड़ा सा घूम रहे हैं। ये क्या होता है? आवासी बल होता है। एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो कोरियोलिस बल किस प्रकार का बल है? तो कोरियोलिस बल एक आवासी बल है और जो पृथ्वी के घूर्णन फ्रेम में दिखाई देता है। कोरियोलिस बल का मान कहाँ अधिक होता है? तो कोरियोलिस बल का मान होता है वो
ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम होता है, और जबकि भूमध्य रेखा पर क्या रहता है, शून्य रहता है। कोरियोलिस बल किस गति के कारण उत्पन्न होता है? तो जो कोरियोलिस बल है वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है। किस गति के कारण उत्पन्न होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है। कोरियोलिस बल की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो जो कोरियोलिस बल की दिशा है वो किस पर निर्भर करती है? गोलार्ध पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? गोलार्ध पर निर्भर करती है। कि उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं या दक्षिणी गोलार्ध? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जो वस्तुएं होती हैं वो अपने प्रारंभिक पथ से दाईं तरफ विचलित हो जाती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो वस्तुएं होती हैं वो अपने प्रारंभिक पथ से बाईं तरफ विचलित हो जाती हैं। तो कोरियोलिस बल की दिशा किस पर निर्भर करती है? गोलार्ध पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? पृथ्वी के गोलार्ध के अनुसार कोरियोलिस बल की दिशा बदलती है। कोरियोलिस बल का प्रभाव किस अक्षांश पर शून्य होता है? तो कोरियोलिस बल का प्रभाव 0 डिग्री अक्षांश रेखा या जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है, इस पर इसका मान शून्य होता है, लेकिन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। कोरियोलिस बल का प्रभाव सबसे अधिक किस पर देखा जाता है? तो जो कोरियोलिस बल का प्रभाव है वो सबसे अधिक लंबी दूरी की वस्तुओं पर देखा जाता है। किस पर देखा जाता है? लंबी दूरी की वस्तुओं पर सबसे अधिक दिखाई देगा। वो कैसे दिखाई देगा? मान लीजिए ऐसे। अब मान लीजिए आप यहां से कोई रॉकेट छोड़ा, इस तरह से उत्तरी गोलार्ध में ऐसे रॉकेट छोड़ा, तो वो जाना ऐसे चाहिए सीधा, लेकिन वो जाएगा कैसे? अपने दाईं तरफ मुड़ जाएगा। तो ऐसे 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 धीरे 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 मुड़ता ही चला जाता है। तो जितनी लंबी दूरी होगी उतना ही हमको कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिक दिखाई देने को मिलता है। अब ये जैसे मान लीजिए इतना ही जाता तो यहाँ कम प्रभाव देखने को मिलता, अगर इतना जाता उससे थोड़ा ज्यादा, इतना ज्यादा, तो यहाँ देखिए कितना प्रभाव देखने को मिल रहा है, कितना इससे विचलित हो रहा है। तो जितनी दूरी ज्यादा होगी वो अपने प्रारंभिक पथ से वस्तु उतनी ज्यादा विचलित हो जाती है, और इसलिए उसका कोरियोलिस प्रभाव भी उतना ही अधिक होता है। तो कोरियोलिस बल का प्रभाव सबसे अधिक किस पर देखा जाता है? तो लंबी दूरी पर सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो लंबी दूरी तय करने वाली वस्तुओं पर इसका प्रभाव अधिक होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।